एवरेज, एलसीएम एंड एचसीएफ, दो चीजें इसमें ले रहा हूं मैं, एवरेज ले रहा हूं, एलसीएम एंड एचसीएफ ले रहा हूं। मान के चलिएगा कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन डन है, निश्चित तौर पर आपको इसको देखने ही पड़ेंगे। एवरेज, औसत, लासा और मासा, औसत हम पढ़ रहे हैं और लासा और मासा पढ़ रहे हैं। आइए प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं और अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं, एकदम कंफ्यूज डरने की आवश्यकता नहीं है। यस, मैं कराता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न आपके सामने है, जितने लोग कर सकें प्लीज करके मुझे बता दें। कौन कौन कर सकते हैं इस प्रश्न का सही हल? ये क्वेश्चन नंबर है, दिख नहीं रहा होगा, 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है। चलिए, एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित में ए बी मतलब एक व्यक्ति है कि अंक जो है क्रमशः, देखो इसके जो अंक हैं, तमिल है, अंग्रेजी है, हाँ, साइंस है, सोशल साइंस है और मैथ है। इसमें जो उसके अंक कैसे कैसे हैं देखिए, 72 है, ठीक है, 70 है, 80 है, 90 है और मैथ में x है। तो कुल का औसत जो है 80 है। औसत क्या होता है आपको पता है? औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। तो कभी अगर योग निकालना हो तो औसत गुणे संख्या कर दीजिए, योग निकालना हो तो औसत गुणे संख्या कर दीजिए। अगर हमें इन 5 विषयों 1 2 3 4 और 5 विषयों का अगर हमें औसत 80 पता है तो कुल कंप्लीट जो अंक होगा 5 गुणे 80 अर्थात 400 होगा। मतलब सभी विषयों को मिलाकर के उसे 400 नंबर मिले थे। 4 विषय तो पता है, 72 तमिल में, 70 अंग्रेजी में, 80 विज्ञान में, 90 सोशल साइंस में। जो हम पढ़ते हैं, पढ़ा रहे हैं, उसका अंक नहीं पता है, हमें मैथ का बताना है। जोड़िए इन सबको, 70 70 140, 240 220, 310 312, 312 इन चारों का जोड़ होगा। हम 400 में से अगर घटा देते हैं 312 को तो 88 नंबर गणित में मिलने वाले हैं, जो कि बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। बी ऑप्शन 88 नंबर दे दीजिए मैथ में, और हम 34वें प्रश्न को अब छोड़ देंगे और बढ़ेंगे हम लोग 35वें पर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए बोर्ड पर आ चुका है, क्या है? 100 तथा 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत बताओ जो 13 से विभाज्य हैं। मतलब 13 से जो कटने वाली संख्याएं हैं, हमें उनका औसत बताना है, लेकिन वह संख्याएं 100 और 200 के बीच में हो। तो पहले तो सोचो वह संख्याएं हैं कितनी, मेरी बात को आप समझिएगा, वह संख्याएं हैं कितनी, और उसके बाद हम उसका औसत आराम से निकाल देंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा हम लोग कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न को। 100 किनारे है, 200 इस साइड है, इनके बीच हमें ऐसी संख्याएं लेनी है जो 13 से कटें। तो पहले उन संख्याओं की बात हम लोग करते हैं कि वह संख्याएं हैं टोटल कितनी। हम कैसे कर पाएंगे, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। पहली संख्या क्या होगी? 104 होगी, 13 8 104 होगा। अंतिम संख्या क्या होगी बताएं? 195 होगा, 195। 13 के 13, 13 पचे 65। ये सही हो गया कि नहीं? अब मुझे पहली संख्या जब पता चल जाए और अंतिम संख्या पता चल जाए, उस समय हमको ये भी पता है कि सबके बीच गैप समान है, सबके बीच गैप 13 13 का है ना। तो ऐसे में हम लोगों को औसत निकालने में प्रॉब्लम कभी नहीं होती, एवरेज निकालने में। हम ऐसी दशाओं में हम पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं बताइए? अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरी संख्या निकालिए, पदों की संख्या जोड़ करिए, जोड़ करके 13 से भाग करिए। मैं कह रहा था कि आपको ऐसी कंडीशन में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 कर देनी है। 104 प्लस 195 बटा 2 करिए, 5 4 9 होता है, 9 होता है 2, 299 बटा 2, 2 1 के 2, 2 4 के 8, 2 9 18, 2 5 10, 149.5 आ जाएगा। 149.5 है राइट सोल्यूशन है। कैसे किया? 100 और 200 के बीच में 13 से कटने वाली संख्याओं में पहली 104 है, अंतिम 195 है। नोट कर लीजिएगा, किसी समूह में यदि पदों का अंतर समान है, पदों का अंतर क्या है? समान है, तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। मतलब पहली संख्या 104, अंतिम संख्या 195 बटा 2 कर दिया,
तो आपको कैसे पता चला ये ध्यान देना पड़ेगा। 200 तो कटेगा नहीं, 199, 198 चेक करके देखिए, हम 195 पर गए, वह 13 से कट रहा था। तो आपको ये चीज क्लियर करना था। बाकी अगर यह ग्रुप आपको पहली और अंतिम का पता चल गया तो आप तुरंत औसत निकाल सकते हैं इस समूह का, इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, 46 नंबर। ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न है। 41 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 41 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, हमें उन संख्याओं का औसत पता है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि क्या होगी। अच्छा, जब कभी विषम संख्याएं होती है ना, जो बीच में होता है वही औसत होता है। हमारी 5 उंगलियां हैं, पांचों में ए जो है उंगली वही हमारी औसत है। जो किनारे की तरफ है, इधर 2 छोटी है, इधर 2 छोटी, 3 होंगी तो यह औसत है बीच में। 5 पांडव थे, उसमें अर्जुन औसत थे ना। औसत क्या होता है? बीच का मान होता है। अगर 41 क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 ऐसे 100 कुल 41 क्रमागत संख्याएं हैं, तो आपका जो औसत है ना वह यहां पर होगा। यहां पर वो कितना है बताओ? 49 है। यह कितना है? 49 है। यहां से हमें 41वें मान पर पहुंचना है। कितने मान पर? 41वें मान पर। याद रखिए, अगर क्रमागत विषम है तो सबका अंतर समान है। अंतर क्या होगा? समान होगा। अगर हमें इस 49 से 41वें अंक पर पहुंचना है तो हमें 21 अंक क्रॉस करने होंगे। कैसे? क्योंकि 20 इधर 20 उधर, यह इस बीच पर होता है। जैसे अगर 3 में दूसरे नंबर पर होता है तो यह यहां पर होगा, इसके बाद 21 अंक क्रॉस करेंगे तो जाकर के सबसे बड़ी संख्या नजर आएगी। मेरी बात समझिए जो मैं बता रहा हूं, फिर इसको ध्यान से देखिए। बीच में हम लोग हैं, औसत में हमारा 49 है, हम 21वां अंक पता करना चाहते हैं। और इस श्रेणी की बात करें तो समांतर है। क्या है? समांतर, क्योंकि पदों का अंतर समान है। ऐसे में अगर हमें टीएन मतलब अंतिम अर्थात 21वां पद पता करना है तो पद को डिसाइड करने का रूल होता है a + n - 1 × d। एक बात मुझे आप लोग बता दें कि अगर यह विषम हो या सम हो तो पदों में कितने का अंतर होगा? 2 का। भाई 2 का, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 2 का अंतर होगा। सम होता तो भी 2 का अंतर होता, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। हम 21वां पद पता करना चाहते हैं। T21 पहला पद हमको 49 पता है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा, यहां से हम कर रहे हैं। T21 49 पहला पद प्लस n मतलब 20, 21 21 - 1 गुणे d मतलब 2, 49 गुणे आपका 20 दूना 40, ये हो जाएगा 89। उत्तर कितना आएगा बताएं? 89। राइट सोल्यूशन आपका पहला ऑप्शन है 89। 89 होगा, मतलब अंतिम मान आपका 89 होगा। 21वें पद को आप डिफाइन कर रहे हैं और 21वां पद आपका 49 के बाद क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। यस, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक ना? गुड। चलिए, या ऐसे कर देते 20 दूना 40, 40 को उसमें जोड़ देते, वैसे भी पता चल जाता। अगर हम डायरेक्ट 20 के हिसाब से चलते तो 20 दूना 40 कर देते। आ रहा है भाई पुष्पेंद्र? अंतिम में है, सब कुछ है। मैंने कहा बहुत लंबा चौड़ा सेशन, इसलिए मैं चाय पी रहा हूँ, नहीं तो नहीं पीता। आपको सब बताऊंगा, जितना कुछ है आपके पाठ्यक्रम में वो सब कवर होगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। जाने वाला नहीं हूँ छोड़ के, यही 4-5 बजाऊंगा आज। 20 अंक तो होंगे ना उज्जवल, 21 अंक कैसे नहीं होंगे? 21वां मान अंक तो 20 होंगे, 21वें स्थान पर अंक तो फिलहाल 20 होंगे। यस, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना 5 लोग हैं तो देखो ये बीच का मान आपका औसत है, यही मैंने दिखाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यस, 14 छात्राएं हैं, उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु, देखिए 14 छात्राएं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 साल है। मतलब 14 छात्राएं हैं और उनकी अध्यापिका जी हैं, उन सभी का औसत 15 साल का है। कितने का है? 15 का है। यदि शिक्षिका को निकाल दिया जाए, मतलब उनकी आयु को हटा दिया जाए, तो औसत में 1 साल की कमी हो जाती है। तब शिक्षिका की उम्र बतानी है। देखिए हम एकदम ट्रेडिशनल अगर करें तो ऐसे होता है। देखो संख्या है, औसत है। मैं आपको 2 तरीके समझाता हूं और योग लिखो। पहले देखो 14 छात्राएं और एक शिक्षिका मतलब 15, औसत है 15। अब अगर शिक्षिका जी को निकाल दीजिए तो संख्या हो गई 14 और औसत हो जाएगा 14, क्योंकि एक कम हुआ है। जब टीचर शामिल थी तो योग था 225। अब जब टीचर नहीं है तो योग होगा 196। तो टीचर की एज क्या होगी बताइए? 25 4 29। मतलब यहां पर टीचर की एज क्या थी? 29 साल थी। इसको करने का एक तरीका और हो सकता है। वो कैसे होता है सुनिए, मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा जब टीचर शामिल थी तो संख्या थी 15, औसत था 15,
योग 225 था, उसमें सारी लड़कियां थी, छात्राएं थी 14 और एक उनकी अध्यापिका थी। टोटल योग आयु का 225 था। जब टीचर निकल गई तो संख्या 14 हो गई, औसत भी एक कम 14 हो गया और योग 196 हो गया। तो मतलब यहाँ पे फर्क कितने का था? 29 का। हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं संख्या, यहाँ लिखते हैं औसत। सुनते जाइएगा। दो स्थितियां लेते हैं, एक तो शामिल करना, दूसरा निकाल देना। इसमें निकालने की बात है। यहाँ पर स्थिति ये है कि पहले जो थे टीचर को मिला के 15 लोग थे, औसत 15 था। जब एक निकल गए अध्यापिका तो संख्या हो गई 14, औसत भी एक कम हो गया, मतलब ये हो गया 14। अब आपको क्या करना होता, अगर हम पुराना औसत लेते तो नए के पास आते और इसको इस पर अप्लाई करते, तो 14 के 14, और निकालने में हमेशा कमी के लिए जोड़ा जाता है और वृद्धि के लिए घटाया जाता है। तो इसमें 14 जोड़ दीजिए तो 29 साल ऐसे ही हो जाएगी। जो निकली हैं उनकी आयु क्या रही होगी? 29 साल रही होगी। ये डायरेक्ट कर सकते थे, आप इसकी मदद से भी कर सकते थे, फटाफट उत्तर आ जाता। ये आपका आंसर हो चुका, वैसे भी बता दिया था। डाउट किसी को नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बढ़िया सा आया हुआ है, कितने लोग कर सकते हैं समझिए। क्वेश्चन है, किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार को क्या लिखेंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। जो औसत है वो 27 है, तो 3 दिन है तो 27 गुणे 3 कर दीजिए, क्योंकि योग अगर निकालना है योग मतलब 27 गुणे 3 हो जाएगा, अर्थात 81 डिग्री होगा। फिर आगे बढ़िए, इसने आगे बोला है मंगलवार से गुरुवार, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। योग औसत है 24 यहां कर दो 72। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के 2/3 है, मतलब गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार का 2/3 है। गुरुवार मतलब थर्सडे और मंडे, गुरुवार 2/3 है सोमवार का, ठीक है, यही लिखा है ना, गुरुवार का तापमान सोमवार का 2/3 है। ओके, तो आइए भैया इसमें अंतर निकालो, यहाँ एक खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मंडे और ट्यूसडे का जो अंतर होगा वो 9 का होगा। मंडे और ट्यूसडे का जो अंतर होगा थर्सडे का, वह 9 का है। यहां से देखो, अगर अंतर निकालोगे तो ट्यूसडे से कटा, वेंसडे से कटा, मंडे और थर्सडे का अंतर कितने होगा? 9 का। और रेशियो क्या है? रेशियो देखिए, थर्सडे जो है मंडे का 2/3 है, मतलब गुरुवार जो है सोमवार का 2/3 है। तो आप इसको इधर कर देना, 3/2 हो जाएगा। मतलब गुरुवार और सोमवार किस अनुपात में पता है? 3/2 अनुपात में है। अनुपाती पदों का अंतर 1 है और एक्चुअल अंतर 9 का है। हमसे गुरुवार का तापमान पूछा है, तो गुरुवार का अनुपाती भाग आपका कितना हो जाएगा बताएं? 2, तो 2 9 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? 18 डिग्री सेल्सियस यहां पर गुरुवार का तापमान आपका हो जाएगा, जो कि आपके इस ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सही है। तो हमको क्या करना था? अंतर डायरेक्ट देखना था, अनुपातिक अंतर देखना था। अनुपातिक अंतर को बस उसकी वैल्यू से मैच करा देना था। राइट सोल्यूशन आपका 18 हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। मैं बढ़ूंगा अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, ये ध्यान से पढ़िए सभी लोग। पुरुषों और स्त्रियों की, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको कर सकते हैं तो प्लीज करिए। पुरुषों और स्त्रियों की एक संयुक्त समूह की औसत आयु 30 वर्ष है। मतलब पुरुष हैं और महिलाएं हैं, मेल प्लस फीमेल बराबर 30 वर्ष। पुरुषों और महिलाओं की एक संयुक्त समूह की औसत साल 30 साल है, औसत वर्ष। यदि पुरुषों के समूह की औसत 32 है और महिलाओं के समूह का 27 है, इस समूह में पुरुषों के प्रतिशत को बताइए। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज बताइए। अगर हम पुरुष और महिला की बात करें तो कंप्लीट 30 है। केवल अगर मेल की बात करो और फीमेल की बात करो, यहां पर लगेगा एलिगेशन। सबसे पहले आप पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात बताइए। कैसे? देखिए, पुरुष हैं यहां पर 32 साल के और महिलाएं कितनी हैं? 27 साल की। कंप्लीट है 30 साल की। आप इस तरह से अगर एलिगेट करते हैं ना, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात बन जाता है। करिए, देखिए, यह 2 होगा और यह 3 होगा। तो यहां पर पुरुष हो गए 3 और महिलाएं हो गई 2। टोटल कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 5। तो पुरुषों का परसेंटेज बताना है तो लिखो 3 × 100/5। तो 5 बिसाम में 100, 20 × 60, तो कितना हो जाएगा बताएं? 60%। पहला ऑप्शन।
60% राइट सोल्यूशन है इस प्रश्न का। आपने देखा कि पहले पुरुषों का औसत 32 था, महिलाओं का 27 था, कंप्लीट 30 था, एलिगेट किया इसका 2 हुआ, इधर आपका 3 हुआ, पुरुष आपके 3 हो गए, महिलाएं 2 हो गई, 3 2 5 में अगर 3 पुरुष हैं तो यह परसेंटेज 60 का हो जाएगा। लेकिन अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह के प्रश्न देख सकते हैं, कभी कभी केवल संख्या की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, यहाँ पे तो उसने परसेंटेज भी पूछ लिया है। अच्छे प्रश्न को आपने देखा। लासा मासा का एक बढ़िया प्रश्न है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में रखिए, उसके बाद इस प्रश्न को समझिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अभी तक का लासा मासा का। दो संख्याओं का मासा और लासा का योग 680 है। मासा लासा का योग कितना दिया है? 680। लिख दो, मासा प्लस लासा बराबर कितना दिया है? 680। कह रहा है कि लासा जो है मासा का 84 गुना है। लासा जो है मासा का 84 गुना है। लासा और मासा का जो अनुपात हो गया, एक तरह से अनुपात भी देखो चल रहा है यहाँ पे, 84:1 हो जाएगा। लासा और मासा किस अनुपात में हो जाएंगे? 84:1, क्योंकि लासा मासा का 84 गुना है। अब इसमें एक संख्या दिया है, एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। एक बार एक रूल आप याद रख लो यहां पर नोट के तौर पर, क्या कि लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली गुणे दूसरी संख्या। मतलब पहली गुणे दूसरी संख्याओं का जो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके लासा मासा के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं के लासा मासा का योग दिया है, कह रहा लासा मासा का 84 गुना है। जब भी कभी अनुपात पदों का हो और योग हो तो हम संख्याएं निकाल सकते हैं, अर्थात हम लासा मासा बता सकते हैं आपको। कैसे? अनुपाती पदों को जोड़ दो, 85 हो गया बराबर 680। ठीक है, 17 पचे 85 होता, 17 चौके 68 40, 1 बराबर 8 हुआ। मतलब मासा 8 हुआ, लासा 84 गुणे 8 हुआ। आप करो मत, ऐसे रहने दो। लासा मासा 8 हुआ, लासा 84 गुणे 8 हुआ। अब आपको क्या करना था, क्योंकि रूल पर चलिए, लिखा है लासा गुणे मासा 84 गुणे 8, ये तो केवल लासा हुआ, मासा 8 हुआ। ये लासा है, ये मासा है, बराबर पहली संख्या 56 है, दूसरी संख्या बतानी है। 8 सते 56 होता है, 7 12 बार, 12 8 96। दूसरी संख्या कितनी हो गई बताएं? 96। तो 96 होगा डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल। बहुत लोगों ने बताया था, मोहम्मद कैस ने, हाँ, अशोक ने, रुपेल ने, राहुल ने, अशोक ने, रुपेल ने, अनुराग, पूजा, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया था इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, 96 राइट सोल्यूशन है। 96 करें। मैंने देखिए पहले तो लासा मासा का अनुपात था, उनका योग था, मैंने लासा और मासा निकाल दिया। पूरा जोड़िए उड़िए का मत, यहाँ इसको 8 रहने दो, इसको 84 गुणे 8 रहने दो। अब हमने कहा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है, तो लासा गुणे मासा बराबर पहली गुणे दूसरी संख्या, तो हमने दूसरी संख्या यहाँ पे फटाफट बता दिया। तो 96 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो कि 40वें प्रश्न में डन हो चुका है। आई होप समझ में सबको आया होगा। आगे बढ़ूं, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। कौन कौन बता सकता है? 1.75, 5.67 का मासा बताना है हम लोग को। दशमलव संख्याएं दी गई, इनका मासा बताना है। जब भी कभी आपको मासा निकालना हो तो मासा पहले दिमाग में सोचिएगा, जो मैं बोल रहा हूं सुनते जाइएगा। दी गई संख्याओं में सबसे छोटी हो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी हो, सबसे छोटी हो, सभी को विभाजित करे, सभी को विभाजित करे। दी गई संख्याओं में सबसे छोटी हो या उससे भी छोटी हो, या उससे भी छोटी हो। लेकिन अगर संख्या समूह की बात किया जाए तो पूरे दुनिया में जो संख्याएं उनमें सबसे बड़ी हो। हाँ, जो पूरी संख्याएं होती हैं उनमें सबसे बड़ी हो। मासा वह संख्या होती है बड़ी से बड़ी, कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, जो सबसे बड़ी संख्या हो, जो प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर सके। मेरा कहने का अर्थ है दी गई संख्याओं से बड़ी तो कोई नहीं हो सकती, तो मतलब ए नहीं हो सकती, बाकी कोई हो सकती है। उनमें भी जो सबसे बड़ी, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। मैंने 0.7 को बुलाया। 0.7 किसको किसको डिवाइड कर सकता है? किसी को नहीं। जैसे अगर सोचा जाए तो इसको तो बिल्कुल नहीं, 7 से डिवाइड करेंगे पॉइंट लग जाएगा, नहीं कर पाएगा। अब आया नंबर 0.35 का। मैंने 35 से जब इसको डिवाइड किया तो ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 0.35 होगा, 0.35 होगा, ना कि 0.7 होगा। ध्यान रखिएगा, हमने 0.35 को देखा। और वैसे भी अगर आप सोचेंगे तो सबसे छोटी संख्या यह है 1.75।
यह तो सबको कर नहीं सकती। अब इसको डिवाइड करने वाली संख्या कौन है, यही ढूंढना है हम लोगों को। इसको डिवाइड करने वाली संख्याओं में अगर हम बात करें, जैसे ए तो नहीं हो सकता क्योंकि बड़ी है, 0.7 डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 0.7 से डिवाइड करिए 70 दूना 140 होता है, नहीं कर पाएगा। 35 से करिए, बिल्कुल 35 कर सकता है 5 बार जा करके, तो 35 5 बार कर सकता है, तो 0.35 इसको कर सकती है, इसको भी कर लेगी, इसको भी कर लेगी। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन है, 41वां राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। लासा मासा को ध्यान दीजिएगा, वो भी दशमलव की स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। कौन कौन इसको कर सकते हैं प्लीज हमें जरूर बताइए। प्रश्न ए है कि एक व्यक्ति को, ये कौन सा नंबर है प्रश्न आपका, 42 नंबर है। कौन सा नंबर है, 42 यहाँ डाले रहिए क्योंकि उधर मैंने नीचे किया। एक व्यक्ति को 3 द्रव पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल ऑयल के 496 लीटर। भैया देखो डीजल का है 403 लीटर, डीजल सॉरी पेट्रोल का था यार, पेट्रोल का कितना था 403 लीटर, डीजल का था 465 लीटर और मोबिल ऑयल का जो था वो था आपका 496 लीटर। इसने कहा कि को बिना एक दूसरे में मिलाए, मिलाना आपस में नहीं है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। हाँ मैं जो बता रहा हूं फटाफट पढ़िए। मैंने कहा कि एक व्यक्ति को 3 द्रव पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर, मोबिल ऑयल के 496 लीटर को बिना एक दूसरे को मिलाए पूर्णतः समान माप की बोतलों में ऐसे डालना है, मतलब समान माप की बोतलों में ऐसे डालना है कि प्रत्येक बोतल पूरी तरह से भरी जाए। ऐसी बोतलों की कम से कम कितनी संख्या होगी, अर्थात कितने की आवश्यकता होगी, बोतलों की संख्या निर्धारित करनी है। तो पहले तो आपको उस मेजरमेंट की बोतल लेनी है जो सभी के बराबर डिवीजन कर सके। जैसे मान लो हमारे पास अगर इसका इतना लीटर, इतना लीटर, इतना लीटर, तो हम बोतल का पहले मेजरमेंट निर्धारित करेंगे, किस मेजरमेंट का बोतल आपको चाहिए। इसके लिए हमें इन तीनों का मासा करना होगा। क्या करना होगा, मासा। मासा हमको बताएगा बोतल का मेजरमेंट क्या है, उसके पास कितने लीटर आने की कैपेसिटी हो, फिर हम संख्या की बात करेंगे। तो इसके लिए हम मासा करेंगे। मासा भैया भाग विधि लगाइएगा, 403 से 465 को भाग करिए। हाँ एक बार जाएगा 403, ठीक है, 403 ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। 62 को 403, 6 सत्ते 42, 6 बार जाएगा मेरे ख्याल से, 6 दूना 12, 6 चार के 36, 137 हो गया, 1 हो गया, 3 31, 31 काट देगा बिल्कुल। अभी तक 31 आ रहा है, क्या 31 इसको काट पाएगा, किसको, 496 को। एक बार जाएगा, हाँ 8 हुआ, 6 बार बिल्कुल काट देगा। 31 हो गया मासा, मतलब हमारे बोतल का जो मेजरमेंट कैपेसिटी हो 31 लीटर हो। बट 31 उत्तर नहीं होगा। अब हमें कितनी बोतल चाहिए भाई, हमारे एक बोतल की रिक्वायरमेंट कैपेसिटी 31 है, कितनी बोतल चाहिए। तो पेट्रोल को भरने के लिए 31 से भाग दीजिए, 31 1 के 31 और यहाँ पर 9 3 3 13 बोतल चाहिए। पेट्रोल को भरने के लिए 13 बोतल चाहिए। डीजल को भरने के लिए 31 1 के 31, 9 6 9 6 15 55, 15 बोतल चाहिए, 15 बोतल चाहिए। और अभी 496 को भाग किए 16 बोतल चाहिए। मतलब हम पहली चीज तो बोतल की हमारी जो मेजरमेंट कैपेसिटी हो 31 लीटर की हो। बोतल चाहिए कितना, बोतल कितना चाहिए बताइए। बोतल हमें 13 बोतल चाहिए पेट्रोल की, 15 बोतल डीजल की और 16 बोतल चाहिए मोबिल ऑयल की। जोड़िए कितना हो गया, 28 10 38 6 44, 44 बोतल चाहिए। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, 44 बोतल चाहिए। इस प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने है जो कि बी ऑप्शन में है। 42वें का बी ऑप्शन है, फटाफट सब लोग उतार लीजिएगा। राइट सोल्यूशन आप लोग सही हल कर रहे हैं, कितना 44। यहाँ ये कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग इसको उपर्युक्त में कोई नहीं लगा के आ जाएंगे या ऑप्शन में 31 कहीं लिखा रहेगा उसको लगा के आ जाएंगे। बट 31 जो बोतल की कैपेसिटी है, ठीक है, बोतल की संख्या के लिए आपको सभी को डिवीजन करना पड़ेगा। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर 46 है। यस, रेशियो प्रोपोर्शन एंड एज रिलेशन, वाह करा जाए इसको ना मन लगा के। चलिए रेशियो प्रोपोर्शन एंड एज रिलेशन के प्रश्नों को देखा जाए। अच्छे प्रश्न होंगे, बढ़िया प्रश्न होंगे, मेहनत करके देखिए, पढ़िए और करिए एक एक प्रश्नों को। आइए पहला प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है, जो लोग कर सकते हैं प्लीज बता दें। हमारे पास देखो कुछ पद हैं, ए और बी का अनुपात है, बी सी का अनुपात है, सी डी का अनुपात है, ए सी का पूछ रहा है। मैंने सबको लिखा ए बी सी डी। देखिए ए में क्या है 4 5, बी में क्या है 5 6, सी में क्या है 6 7। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बराबर बराबर करने की कोई नीड नहीं।
ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो b बराबर है, c बराबर है, जो म्यूचुअल हो बराबर हो बस। 4 5 6 7 यही अनुपात होगा सबके बीच में। हमसे पूछा किसका है? a और c का। a का मान 4 है, c का मान 6 है। 2 दूना 4 होगा, 2 तीना 6 होगा। 2 अनुपात 3 कहीं है? हाँ, बी ऑप्शन। चलो बी ऑप्शन है, ए और सी का अनुपात होगा। फटाफट बता दें, राइट सोल्यूशन करेक्ट हल है यहां पर इस प्रश्न का। हाँ, यस यस हाँ, गुड गुड गुड। हाँ, ओके। शुभम सर की क्लास, शुभम सर की क्लास तो बैच में हो गई थी ना कंप्लीट? पूरा तो करा दिए थे शुभम सर? यस, करा तो दिए थे पूरा का पूरा जितना कराना था। हाँ, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। जितना भाग था उन्होंने करा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रश्न को, 44 नंबर। क्या है प्रश्न? फटाफट पढ़िए। एक्स वाई का अनुपात बराबर क्या है? 3:5 है। आपसे पूछा क्या इस प्रश्न में? 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y। आपको ऐसे में कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। जहां जहां x है वहां पर 3 रख दो, जहां जहां y है वहां पर 5 रख दो, फटाफट उत्तर आ जाएगा। रख के दिखाइए, बताइए सभी लोग। 10 गुणे 3 करिए 30 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 3 करिए, 3 गुणे 5 15 होगा, बटा 5 गुणे 10 50 होगा, है 5 या 15 हो गया। 5 गुणे 3 15 होगा और 2 पंचे 10 होगा। मतलब ऊपर 45 नीचे 25। 5 9 45 होता है, 5 पचे 25। 9:5 है सी ऑप्शन। 9:5 क्या है? 44वें का 5 है जो सी ऑप्शन में है। एकदम राइट सोल्यूशन है, 9:5। 44वां प्रश्न डन है। 45वें पर आ जाइए। 45वां क्या प्रश्न है? देखिए ध्यान से। लिखा है तीन संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका गुणनफल दिया है। याद रखना, जब भी कभी गुणनफल दे तो एक तरह से वह क्यूबिक की बात करेगा। कैसे? जैसे अगर आप जनरली पढ़ते हैं तो 2:5:7 है। कभी भी अगर आपको गुणनफल देगा अनुपाती पदों के हिसाब से मानों का, तो आप अनुपाती पदों को, जैसे हम लोग जनरली संख्या में मानते हैं तो इसको 2x मानते हैं, इसको हम 5x मानते हैं, इसको हम 7x मानते हैं। नियमतः ही प्रोसेस होता है। जब आप इनका भैया गुणा करोगे ना तो 2 पंचे 10 सत्ते 70x क्यूब हो जाएगा, याद रखिएगा। और वहां पे गुणा कितना दिया है? 1890। इसलिए कभी अगर कोई डायरेक्ट सोचे करना है तो डायरेक्ट मतलब केवल गुणे को ही बराबर समतुल्य नहीं कर सकता है, उसे क्यूबिक लेना पड़ेगा, अर्थात क्यूब रूट भी निकालना पड़ेगा। तो हमने इसलिए यहां पर एक्सप्लेन कर दिया इसे कि डाउट आपके मन में कभी ना आए। इस शून्य खत्म करिए। 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, मतलब x क्यूब बराबर 27 है। और इसका घनमूल करेंगे तो x का मान 3 हो जाएगा। पूछा क्या है? तीनों संख्याओं का योग। अब आप कर सकते हो, अनुपाती पदों को जोड़ दो। 5 2 7 7 14, अनुपाती पद जुड़ के कितने होंगे? 14। 14 को भाई 3 से गुणा कर दो। 14 दूना 28, 14 तिरिक 42 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही है, 42 आप बता रहे, एकदम परफेक्ट बता रहे हैं। तो गुणे में ध्यान रखिएगा, पदों के गुणे के साथ साथ अगर हम समतुल्यता निर्धारित करेंगे तो आपको घनमूल भी निकालना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट हल है जो 45वें का है। आपने देखा 42 हम लोग को सही उत्तर के तौर पर मिल रहा है। यस यस। अब अगला प्रश्न आया है आपके सामने। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर परीक्षाओं में मिलते हैं आपको। सिक्कों के, पहले सिक्के बहुत उपयोग में आते थे। 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के। आज की डेट में तो सिक्के बहुत कम है और हैं भी तो 10 रुपए के, 5 रुपए के, 20 पैसे के, 20 रुपए के भी सिक्के हैं। यहाँ पर देखो 1 रुपए का, 50 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात। देखिए 2 चीजें होती हैं। जैसे मेरे जेब में 10 रुपए के 2 नोट हैं तो मूल्य 20 रुपए है। मतलब संख्या नोटों की 2 है लेकिन मूल्य 20 रुपए है। तो मूल्य अलग चीज है, संख्या अलग चीज है। मेरे जेब में 10 रुपए के 2 नोट हैं, 50 रुपए का 1 नोट है, 20 रुपए के 3 नोट हैं। तो नोटों की संख्या देखोगे तो कुछ आएगी और उनका मूल्य कुछ आएगा। प्रश्न जब भी कभी इस तरह का आएगा तो अगर मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा तो सिक्कों की संख्या दी जाएगी, उल्टा होता है। और अगर संख्या का अनुपात दिया रहेगा तो मूल्य दिया जाएगा। इस प्रश्न में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए तो जनरली एक ही होता है, 50 पैसे 1/2 होता है और यह 1/4 होता है। अगर आपको कभी मूल्य का अनुपात दिया हो, क्या दिया बताएं? 13, 11 और 7। क्योंकि हमें टोटल संख्या दिया है तो हमारी जरूरत है इस मूल्य को संख्या में कन्वर्ट करना।
मतलब हम संख्या अगर योग में दिया गया है तो हम भी चाहेंगे कि हमारा मूल्यों का अनुपात संख्याओं में अनुपात में हो जाए। अगर हम कभी संख्या से मूल्य बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो मान रहता है इनकी वैल्यू से गुणा करके आ जाते हैं। बट अगर मूल्य से संख्या बनाते हैं तो तुरंत उल्टा गुणा करते हैं, मतलब 13 तो 13 ही रहेगा, बट 11 दूना 22 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। याद रखना, मूल्यों से संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मान होते हैं उनके रेसिप्रोकल से गुणा किया जाता है। करते हैं। ये हो गया भैया संख्याओं का अनुपात। इनको जोड़ दीजिए थोड़ा सा, 50 10 60 30 63 हो गया। और 63 की तुलना आप 378 से अब कर सकते हैं। कितना होगा 378। 9 से करिए, 9 से 63, 9 चौके 36, 9 दूना 18, 7 छंग 42, मतलब 1 बराबर 6। इसने हमसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो कि अनुपातिक रूप से 22 है, तो 22 गुणे 6 कर दीजिए 132। 132 सिक्के रहेंगे 50 पैसे के। 50 पैसे के कुल कितने सिक्के, 132 होंगे। याद रखना, मूल्य से संख्या बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि संख्या दिया है। कभी भी प्रश्न में मूल्य के अनुपात के साथ योग दिया जाएगा और संख्या के अनुपात के साथ हमेशा मूल्य दिया जाएगा। तो जब संख्या का अनुपात दिया हो तो मूल्य में बनाना है, तो सीधा जो मान होता है 1 रुपए का 1 से, 50 पैसे का आधा, 25 पैसे का 1/4, उससे डायरेक्ट गुणा किया जाता है। और अगर मूल्य से संख्या बनाते तो उनके उल्टे से गुणा करते हैं। एक तो एक ही रहेगा, 1/2 2 हो जाएगा, 2 से गुणा होगा, और 1/4 4 होगा, 4 से गुणा किया जाए। अब ये देखो संख्या का अनुपात हो गया। संख्या का अनुपात से संख्या को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और कोई भी संख्या हम इजीली निकाल सकते हैं। 46वें का उत्तर हो चुका है सी ऑप्शन 132 राइट सोल्यूशन है। और अब बढ़ेंगे हम लोग 47वें पर। 47 नंबर आ चुका है हम लोगों के सामने। हमारे पास संख्या युग्म दिए गए हैं 6, 15, 20 और 43। इसने कहा निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। हाँ देखिए, आकाश जी कह रहे सर ऐसा बताओ जिससे, ये चैलेंज होता है आकाश, मुझे बहुत कुछ मैनेज करना है, पूरा कोर्स भी कराना है। मैं आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रश्न फोकस काम करिए और बिल्कुल कॉन्सेप्ट फोकस काम मत करिए। केवल प्रश्न फोकस काम करेंगे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो जाहिर सी बात हम दो चीजें भाई, या तो कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे या तो प्रश्न सीख पाएंगे। आज की डेट में जो बिगिनर हैं उनको केवल कॉन्सेप्ट फोकस नहीं, प्रश्न फोकस होना चाहिए। जब हम क्लास में होते हैं तब हम आपसे कहते हैं भैया आज कॉन्सेप्ट फोकस होना, प्रश्न फोकस मत होना। दोनों बातों की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती है और मैथ में ये चीज होती ही होती है। ठीक है, हम जीएस नहीं है कि उनका मकबरा कहाँ है वो बता के आगे बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको हमको निर्धारित करना होगा। इसलिए मैंने कहा हमेशा ऐसी सेशन में ऐसे ही हम लोग को मैनेज करना है। 6, 15, 20, 43 के प्रत्येक अंकों में क्या जोड़ दिया जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो जाए। अनुपात समान होने का मतलब सभी पद समानुपाती हो जाएं। और समानुपाती कब होते हैं मैं आपको बता दूं, अगर a है, b है, c है, d है तो बाह्य पदों का गुणनफल अगर आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर है तो यह समान अनुपात अर्थात समानुपाती कहलाते हैं। यस, हम इसके लिए कभी हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग a जोड़ देते थे और उसको बराबर करते थे बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के हिसाब से। मैं यहाँ कहता हूँ कि आप ऐसे जोड़ जोड़ के चलो, जैसे 3 जोड़ लो तो 9 हो जाएगा अगर हम +3 करते हैं, 15 3 18 हो जाएगा, 20 3 23 हो जाएगा, 43 3 46 हो जाएगा। गुणा भी आपको पूरा नहीं करने की जरूरत होती है, हम वेरीफाई करते हैं। 9 छंग 54, अंतिम में 4 आया, 8 त्रिक 24, अरे ये भी 4 अब पूरा करने की जरूरत है। 9 छंग 54 की 4 हासिल 5, 9 चौके 36, 36 4, देखो 9 छंग 54 की 4 हासिल 5, 9 चौके 36, 36 5 41, 4 से 14, 18 3 54 की 4 हासिल 5, 36 36 5 41, अरे सही है, पहला ही ऑप्शन हमारे प्रश्न का उत्तर है। मतलब 3 सभी में जोड़ दीजिए तो यह सभी पद समानुपाती हो जाएंगे। 47वें का राइट सोल्यूशन 3 है। अगर हम ऑप्शन ओरिएंटेड काम करेंगे तो यह प्रश्न आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो 3, अगर हम प्रश्न ऐसे हम लोग स्कूल में कैसे करते भी बता दूं, हम लिखते थे हम लिखते थे 6 + x गुणे 43 + x बराबर 15 + x गुणे 20 +, ऐसे नहीं करिएगा आप लोग, ऐसे करने में बहुत टाइम लगेगा और गलत हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन से इसको हल करना है और ऑप्शन से हल करिएगा जिससे कि हम लोग उत्तर आराम से बता सकें। अगले प्रश्न पर आइए, ये देखिए, पढ़िए क्या है। ए बी तथा सी की गति का अनुपात, मतलब 3 लोग हैं, तीनों की चाल दी गई है,
चालों का अनुपात A का, B का और C का 2:3:6 है। A B C की गति का अनुपात 2, 3 और 6 है। हाँ, समान दूरी तय करने के लिए A, B तथा C द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? यदि दूरी समान है, याद रखिएगा, यदि दूरी समान है, कभी भी इस तरह के प्रश्न आए, अगर हमको गतियों का मतलब चालों का अनुपात दिया है, याद रखिएगा चाल जो होती हैं समय के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो समय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1/2, 1/3, 1/6। याद रखना चाल जो होती हैं वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। मतलब चालें बढ़ाएंगे समय घटेगा, समय बढ़ाएंगे चालें घटेंगी। या ऐसे पढ़िए, चालें बढ़ाएंगे समय घटेगी, चालें घटाएंगे समय बढ़ेगा। नहीं, यही होता है, कहीं हमको जल्दी पहुंचना होता चाल बढ़ा देते हैं, देर से पहुंचना होता तो आराम आराम से चलते हैं, यही होता है। अब देखिए 2, 3, 6 का एलसीएम मेरे ख्याल से 6 ही रखो। 2 3 6 होता है, 3 2 6 होता है, 6 के 3 2 1, 3 2 1 राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। 3 2 1, यस यस यस, फटाफट सभी लोग बता रहे हैं। 48वें प्रश्न का उत्तर 3 2 1 है, बिल्कुल सही उत्तर है। 48वां 3 2 1 बिल्कुल राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग इसको परफेक्टली बता रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। 49 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। कहां पर? 49 पर। अब सुनिए इसको, बहुत बढ़िया से बताइए सभी लोग। मैं चाहता हूं कि सभी लोग फटाफट उत्तर दें इस तरह के प्रश्नों का। हम अभी वर्तमान में हैं और हमेशा हम लोग कोई कैलकुलेशन वर्तमान से करते हैं क्योंकि प्रश्न आयु संबंध का है। हम वर्तमान में हैं। हम 4 साल पहले 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था विकास, दूसरे का नाम था राहुल। ठीक है, एक का नाम था विकास, दूसरे का नाम था राहुल। इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। इसने कहा 6 साल बाद, पढ़िए 6 साल बाद, अर्थात वर्तमान से 6 साल बाद, ये पहले था, और वर्तमान से 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो गया। इसने पूछा राहुल की वर्तमान उम्र, राहुल की यहां की उम्र आपको बतानी है। 4 साल पहले अगर राहुल पता चल जाता ना तो हम उसको 4 जोड़ करके बता देते कि राहुल कितना होगा। मैं आपको बताऊं इसको करा कैसे जाता है, सुनिए, आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा तो आपको अभी कंफर्म हो जाएगा। और मैं वैसे वर्बल भी आपको बता दूंगा, ऑप्शन से भी बता दूंगा, कंफर्म हो जाएगा। हम लोग इसमें गैप देखते हैं, जैसे यहां से यहां तक का गैप 10 साल का है। अनुपातिक गैप देखते हैं, जैसे 3 से 4 है, 5 5 के बराबर है। अनुपातिक अंतर हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। और कैसे किया जाता सुनिए, इन दोनों का अंतर क्या है? 1 का। इसको 1 से गुणा करो या ना करो, एज इट इज रहने दो। इन दोनों का अंतर 2 का है, इसमें भैया 2 से गुणा कर दो। 2 से करोगे तो कितना होगा पता है? 8 हो जाएगा, 10। अब देखिए 3 और 5 8 होता है, और 5 और 5 10 होता है, अर्थात 5 5 का गैप हो गया। अब यह 5 का जो गैप है, ये जो 5 का गैप है एक्चुअली किसके बराबर है? 10 के। 1 बराबर 2 होगा। किसकी उम्र निकालनी? राहुल की। तो राहुल 4 साल पहले 10 साल का था। अब राहुल 4 जोड़ दीजिए तो 14 साल का हो जाएगा। राहुल की उम्र इस समय 14 साल है। राहुल की उम्र भैया कितना है? 14 साल है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हमको ऐसे ही करना होता ना तो मैं कर सकता था। सुनिए कैसे। कभी भी अगर ऑप्शन से इस तरह के प्रश्नों को हल करना हो तो पहले देखो पूछा क्या है? राहुल की उम्र पूछा है। राहुल की उम्र अनुपातिक रूप से संबंधित 2 जगहों पर है, 6 साल बाद है और 5 साल पहले है, 4 साल पहले है। अगर राहुल की उम्र इनमें से कोई भी मानिए और उसमें 4 घटाइए, मान लीजिए मैं 4 घटाता तो 6 हो जाता। 6 साल पहले राहुल का अनुपातिक भाग 5 था, क्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 10 तो हो ही नहीं सकता। 15 से आप कर सकते हैं, जैसे अगर आप 15 की बात करो, सॉरी 15 से 4 घटाओ तो 11 होगा, कभी नहीं कटेगा। 14 में 4 घटाएंगे तो 10 होगा जो 5 से कट जाएगा। 17 में 4 घटाएंगे 13 होगा। एक ही ऑप्शन है 14 जिसमें 4 घटाने से और 6 जोड़ने से मान 5 से कट रहा है, अन्यथा कहीं नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन से कर सकते थे हम लोग, अगर करना होता है तो चलो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, ट्रेडिशनल भी नहीं है, ऑप्शन से करा जा सकता था। राहुल की उम्र को हम ले लेते, किसी को भी हम 4 घटा देते या 6 जोड़ देते। दोनों स्थितियों में अनुपात 5 से संबंधित था, 5 से कटना चाहिए था। ठीक है, तो 5 से कटने की स्थिति केवल और केवल सी ऑप्शन में आ रही, जब उसकी उम्र हम 14 ले रहे हैं। तो 4 घटाने से 10 होगा, 5 से कटेगा, और 6 जोड़ने पर 20 होगा, तब भी 5 से कटेगा। मतलब हम किसी भी हालत में और ऑप्शन को सोच ही नहीं सकते, सी ऑप्शन को ही लेंगे। सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल हो जाएगा। आइए
50वां नंबर किया जाए। क्या है प्रश्न? 5 वर्ष पूर्व पहले P तथा Q की औसत आयु 15 साल थी। देखो ये हम वर्तमान में हैं, ये वर्तमान में है। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पूर्व। P और Q की औसत उम्र 15 साल है। P और Q की औसत जब देता है ना, तो जो जान लो कि योग की बात कर रहा है। तो हम P प्लस Q सोचे क्या होगा। 5 साल पहले P और Q की आयु का योग क्या रहा होगा? औसत बराबर, अगर औसत दिया है, योग निकालना है, तो औसत गुणे संख्या कर दो। कितने लोग हैं? 2 लोग। आप समझ गए ना? इस समय योग कितना रहा होगा? 30 रहा होगा। मेरी बातें आप समझ पा रहे हो? अगर औसत 2 लोगों का 15 साल था, उसी समय दोनों की आयु का योग 30 साल रहा होगा। अब मतलब वर्तमान में सदस्य हो गए 3 P Q R, औसत हो गया 20, औसत हो गया भाई 20। औसत अगर 20 है तो इनकी आयु का योग क्या होगा? 60 वर्ष। हमसे पूछा है जो व्यक्ति शामिल हुआ R, इसकी उम्र पूछा है, लेकिन 10 साल बाद पूछा है। 10 साल बाद, 10 साल बाद निकाल कैसे पाएंगे? पहले तो यहां निकालो। यहां निकालने के लिए भैया देखो, R तो नया सदस्य है, लेकिन PQ को बुलाना पड़ेगा। ये जो PQ है, अगर 5 साल पहले 30 साल के थे, तो अभी भाई PQ कितने हो जाएंगे? भाई हम 2 लोग अगर हैं मिलकर, अगर मान लो इस समय हम 50 साल के हैं, तो 5 साल बाद हम लोगों में प्रत्येक में 5 जुड़ेगा, मेरे में भी जुड़ेगा, आप में भी जुड़ेगा, मतलब 10 साल जुड़ेगा। 2 सदस्य हैं, 10 जुड़ेगा, ये लोग मिलकर यहाँ 40 हैं। तो R की उम्र इस समय 20 साल है। R की उम्र भाई इस समय 20 साल है, तो 10 साल बाद R बेचारा 30 साल का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा? R जो है 10 साल बाद 30 वर्ष का हो जाएगा। 50वें प्रश्न का उत्तर 30 वर्ष होगा। और आप कंफर्म कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत है किसी को? ये मुझे बता दें। R जो है इस समय 30 साल का होगा। कोई डाउट नहीं ना? यस। प्रेजेंट में 20 का है यार, क्योंकि PQ आकर के 40 होंगे ना। वहां PQ 30 थे, यहां आके 40 होंगे। आप कह रहे हो सर 10 कैसे? हमने कहा भैया दोनों में 5-5 जोड़ना, दोनों में 5-5 जोड़ेंगे तो R P और Q मिलकर 40 होंगे। 40 60 में घटेगा, तो R तो बेचारा 20 का है वर्तमान में। 10 साल बाद R कितना हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा सबको। सी ऑप्शन 30 राइट सोल्यूशन है इस प्रश्न का। कवर करते चलिए, लिखते सब मिल जाएगा PDF। आज क्लास के बाद कंफर्म सारे PDF मैं भिजवा दूंगा, निश्चित तौर पे आप याद रखिएगा इस चीज को। एकदम टेंशन मत लीजिएगा आप लोग PDF को लेके। भाई देखो, ये जो प्रश्न मैं ले रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का पैटर्न आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा हमेशा। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है। एक बर्तन ऐसे था, 60 लीटर दूध था। ठीक, इसमें देखो एक प्रक्रिया लगाई जा रही है। 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। 12 लीटर पहले दूध निकाला और उतना ही पानी जोड़ा, पानी जोड़ा 12 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी जोड़ा। फिर 12 लीटर दूध निकालेंगे, उतना ही पानी जोड़ेंगे। मतलब यहां पर हो क्या रहा है कि 12 लीटर निकल रहा है और उतना ही पानी मिल रहा है। अरे दोबारा क्या बताना यार आकाश, पूछो तो रो मत भाई, हंसना चाहिए आप लोगों को, खुश होना चाहिए, रोना बिल्कुल नहीं चाहिए है। और हटाया कौन मैसेज इनका? आकाश का। आकाश का मैसेज रहना चाहिए। आकाश परेशान मत हो एकदम से, आप सुनो मेरी बात को। आकाश के लिए 60 लीटर को टोटल लिक्विड था, 12 लीटर दूध निकला और 12 लीटर पानी मिला, और यह प्रक्रिया 2 बार की गई। कभी कभी लिखा जाता है इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया। तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या है? बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। इसमें सोचा करिए, जो मात्रा निकल रही है और उतनी ही आ रही है, एक कंटिन्यूअस सतत को दर्शाता है। 12 किसका भाग है? 60 का। कितना है? 1/5। 1/5 भाग, अर्थात अगर 60 में से 12 निकाल रहे हैं ना, तो 20% निकाल रहे हैं। 20% निकाल रहे हैं और उतना ही जोड़ रहे हैं। तो 20% मतलब 1/5। ऐसे लिख लिया करिए, 12/60 1/5, मतलब 5 में से 1 घटकर 4 हो रहा है, और 5 में से 1 घटकर 4 हो रहा है। यह 25 से 16 हो जा रहा है। 25 से क्या हो रहा है? 16। अब हमको निकालना है कि दूध और पानी का भाग बता दो। तो भैया 16 A है, और 25 में से 16 घटेगा तो 9 हो जाएगा। तो आपका सही अनुपात 16:9 हो जाएगा। 16:9 पहला ऑप्शन होगा, 16:9। ऐसे देखिए 16:9 25 होता है। मेरा कहने का मतलब दूध और पानी की जो हमारे पास नया मात्रा तो यही है ना, नया मिश्रण बनेगा।
16 भाग रह जाएगा, जिसमें 25 में से 16 निकाल दो तो कितना हो जाएगा 9। एक्चुअली क्या था आपका, एक्चुअली 25 था, बन गया 16, तो अमाउंट 16 है और पानी कितना बचेगा, 25 में 16 निकाल दे 9, तो 16:9 हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया प्रश्न होता है और इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यस, फिर से सुनिए, 12 निकल रहा है, 12 आ रहा है, तो 12/60 अर्थात 1/5 की बात है। 1/5 मतलब 5 से 4, 5 से 4, 4 चौके 16, दिस इज न्यू, और 25 से 16 हुआ है मतलब 9 की कमी हुई थी, तो 16:9 हो गया, यही मैंने बताया। ठीक है, तो 16:9 राइट सोल्यूशन होगा। आप इसको देख लीजिएगा, ये प्रश्न मिल सकता है, आपको मिल सकता है तो बढ़िया है। यस।